हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा, चंडीगढ़ इंडिया में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट यानी बच्चों के दिमाग व नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि मेरे चैनल पे अभी चल रही है एपिलेप्सी सीरीज़ और पिछले 5 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी और एपिलेप्सी से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और इस दौरान हमने बात की है एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन के बारे में, एपिलेप्सी के कॉजेज़ के बारे में और क्या करना चाहिए जब किसी को दौरा पड़ रहा हो या एपिलेप्सी की फर्स्ट एड के बारे में। तो इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसकी जो अवेयरनेस है वो जनरल पब्लिक में और पेरेंट्स में काफ़ी कम है। और दूसरी बात यह है कि इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी मिसकंसेप्शन और बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो समाज में अभी भी फैली हुई हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ फिब्राइल सीजर्स या बुखार के साथ होने वाले दौरों के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं फिब्राइल सीजर्स के बारे में डिटेल में तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फिब्राइल सीजर्स हैं क्या। तो फिब्राइल सीजर्स की डेफिनेशन या फिब्राइल सीजर्स क्या हैं, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। बुखार के साथ होने वाले दौरों को हम बोलते हैं फिब्राइल सीजर्स। साथ साथ में हमारे पास एविडेंस या सबूत होना चाहिए कि बच्चे के ब्रेन या मस्तिष्क में कोई भी इन्फेक्शन नहीं पहुंची है, साथ में कोई शुगर की कमी या हाइपोग्लाइसीमिया, कैल्शियम की कमी या हाइपोकैल्सीमिया या सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। और अगर ये दौरा 6 महीने से 5 साल के उम्र के बीच में होता है तब हम उसे बोलते हैं फिब्राइल सीजर। एक बात का और ध्यान रहे कि यहाँ पे जब भी हम फीवर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टेम्परेचर 100.4 या उससे ज़्यादा की। तो अगर 99.6, 99.2, 100.2 या कुछ ऐसा फीवर है या ऐसा टेम्परेचर है तो हम उसे फीवर ही नहीं बोलेंगे। तो फीवर जो भी होगा वो 100.4 या 100.4 से ज़्यादा का ही होगा। फिर सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ बच्चों को बुखार के साथ दौरे आने लगते हैं और बाकी बच्चों का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें जब इसकी रिसर्च की गई, कारणों की रिसर्च की गई, तो इसके ऊपर 2-3 थ्योरीज उभर के आई। तो सबसे पहली और जो सबसे जानी मानी थ्योरी है उसमें ये कहा गया कि जो ब्रेन की जो मैच्योरिटी है वही कम होती है। तो क्या होता है कि कुछ बच्चों में जब ब्रेन की मैच्योरिटी कम होती है तो जो नसें हैं और नसों में जो करंट उत्पन्न होता है वो सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम के आयंस हैं उनके अंदर बाहर होने से होता है। ये एक निर्धारित समय पे ये चैनल्स खुलते हैं और निर्धारित समय पे ही ये बंद हो जाते हैं। तो जब भी बुखार होता है तो ये चैनल्स कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं और अपने आप ही खुलने बंद हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत भी नहीं है तब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता रहता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से दौरा पड़ जाता है। इसमें दूसरी थ्योरी ये थी कि जब भी बुखार होता है तो जो हमारे इन्फ्लामेटरी मार्कर या सोजिश के मार्कर हैं शरीर में, इंटरल्यूकिन 1, इसकी मात्रा हमारे खून में बहुत बढ़ जाती है जो ब्रेन में सोजिश करता है और इसी वजह से दौरा आने लग जाता है। जो तीसरी थ्योरी है उसके हिसाब से ये कहा जाता है एक गाबा करके न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी नसों को दबा के रखता है। पर जब भी बच्चे का शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है या जो नसों को दबाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे शरीर में अपने आप ही बनता है, उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से जो नसें हैं वो सुपर एक्साइट हो जाती हैं और साथ में दौरा आने लगता है। तो इन दौरों को समझने के लिए इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने इन दौरों को 2 भागों में डिवाइड किया ताकि हम इनको ढंग से क्लासीफाई करके इनके ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस और प्रोग्नोसिस को अच्छे से समझ पाएँ और पेरेंट्स को भी समझा पाएँ। तो ये 2 ग्रुप्स थे, सिंपल फिब्राइल सीजर्स और कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीजर्स। तो पहले हम समझते हैं कि ये सिंपल फिब्राइल सीजर्स क्या चीज़ है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई। अगर बच्चे में वो तीनों या बच्चे के दौरे में वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे को सिंपल फिब्राइल सीजर्स हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने बताया वो ये कि जो फिब्राइल सीजर
5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट तक चले, उसी को हम सिंपल फेब्राइल सीजर की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो भी दौरा 15 मिनट से ऊपर तक चला जाएगा वो चला जाएगा कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर की कैटेगरी में। वैसे ही दूसरा क्राइटेरिया ये दिया गया कि सिंपल फेब्राइल सीजर जो भी होंगे उनमें दौरे जो होंगे जनरलाइज्ड दौरे होंगे। जनरलाइज्ड मतलब आंखें ऊपर और दोनों हाथ पैर बराबर से हिल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये जनरलाइज्ड और फोकल की जो क्लासिफिकेशन है या जो टर्मिनोलॉजी है वो नहीं लग रही है, तो मेरे चैनल पे ही बनी एपिलेप्सी क्लासिफिकेशन की जो वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं, तो आपको ये बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो बताया गया वो ये था कि जब भी बुखार हो, जैसे बुखार 3-4 दिन हुआ, तो अगर सपोज़ शनिवार को बुखार स्टार्ट हुआ, उससे कि 3-4 घंटे में पहला दौरा पड़ गया, तो नॉर्मली सिंपल फेब्राइल सीजर्स में ये दोबारा दौरा नहीं पड़ेगा उन 3-4 दिनों के बुखार में। तो एक बुखार के एपिसोड में सिर्फ एक ही बार दौरा आएगा और बार बार नहीं आएगा। तो फिर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कैसे हम बोल देते हैं कि ये जो है सिंपल फेब्राइल सीजर्स है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी बच्चे को सिंपल फेब्राइल सीजर्स होते हैं तो ये देखा गया है कि बच्चों की बुद्धि, बच्चों के रोज़मर्रा के काम करने की शक्ति, पढ़ाई लिखाई और बिहेवियर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही नॉर्मली काम करते रहते हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल का सब कुछ बिल्कुल काम ठीक चलता रहता है। 5 साल की उम्र के बाद ये दौरे अपने आप गायब हो जाते हैं, दोबारा दिखाई भी नहीं देते, और उसके बाद 5 साल की उम्र के बाद इनको मिर्गी रोग डेवलप होने का चांस सिर्फ 1% है, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में भी दिखाई देता है। अगर कोई भी नॉर्मल आदमी है जिसके पास एक ब्रेन है, उसको भी 1% चांस तो है ही है दौरा होने का या मिर्गी होने का। तो इनका जो दौरा या मिर्गी होने का चांस है 5 साल की उम्र के बाद, वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी जैसा हो जाता है। तो जब हमें पता है कि ये दौरा दोबारा होने ही नहीं वाला, उसके बाद ये 5 साल के बाद गायब भी हो जाएगा, बच्चे के कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्हें हमें कोई रेगुलर दवाई देने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे को हर बुखार के एपिसोड पे दौरा पड़ जाता है, या कह लें साल के अंदर अंदर ही 3-4 बार दौरे पड़ जाते हैं बुखार के साथ, और माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर के पास इतनी आसानी से पहुँच नहीं सकते, तो हम इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस क्या चीज़ है कि क्लोबैज़म करके एक बेंजोडाइज़ेपिन एक दवाई आती है, जिसको हम बुखार के स्टार्ट होते ही, बुखार के पहले दिन से ही सुबह शाम हम स्टार्ट कर देते हैं और 3 दिन तक लगातार ऐसे ही सुबह शाम देते हैं। तो जो ये बुखार का पीरियड होता है वो कवर कर लेती है, और ये बुखार के दौरान जो है फेब्राइल सीजर फिर आता ही नहीं है। दूसरी बात कि जब इनके ब्रेन में या ऐसे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, तो हमें MRI, EEG या कोई और खून की जांच कराने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम सिंपल फेब्राइल सीजर्स, जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट भी सिंपल है, प्रोग्नोसिस भी सिंपल है, और इनको जो है इन्वेस्टिगेशंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स की कैटेगरी पे। तो इनमें क्या है कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे बात की थी सिंपल फेब्राइल सीजर्स में, उनके बिल्कुल उल्टा या विपरीत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स में होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी टाइम की। तो जैसे हमने बात की थी कि सिंपल फेब्राइल सीजर्स में सिर्फ 15 मिनट या उससे छोटे का ही दौरा पड़ेगा, बट यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट से ऊपर के दौरे होंगे, कई बार आधा घंटा, इवन 1 घंटे तक भी दौरा चलता रहेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि सिंपल फेब्राइल सीजर में जहाँ जनरलाइज सीजर्स होते हैं, यहाँ पे फोकल सीजर्स भी हो सकते हैं, मतलब गर्दन आंख एक साइड पे मुड़ी और एक साइड का हाथ हिलने लगा, और कुछ देर बाद हो सकता है कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद दूसरा हाथ भी हिलने लगे, बट स्टार्ट जो है फोकल होता है। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हमने सिंपल फेब्राइल सीजर में बात की थी कि उसमें एक फीवर के एपिसोड में बार बार दौरे नहीं आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर में क्या होता है कि एक ही दिन में 2 या 3 बार बुखार के साथ दौरा पड़ जाएगा, और अगर बुखार 3-4 दिन तक चल रहा है तो हो सकता है कि उन 3-4 दिन में 2-3 बार दौरे पड़ जाएं बच्चे को। तो अब हम इन्हें कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर जिन बच्चों को होते हैं,
अमूमन उनमें देखा गया है कि उनके बिहेवियर में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अटेंशन में उनकी कमी आ जाती है, पढ़ाई लिखाई उनकी कम हो जाती है, बुद्धि भी उनकी थोड़ी कम रहने लगती है। साथ साथ में ये भी देखा गया है कि इनको 5 साल के बाद मिर्गी डेवलप होने का चांस भी सिंपल फिब्राइल सीजर से बहुत गुना ज़्यादा होता है। तो जिन बच्चों को 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा के दौरे होते हैं उनको 6% चांस है 5 साल की उम्र के बाद मिर्गी रोग डेवलप होने का। और जिन बच्चों को फोकल सीजर्स होते हैं बुखार के साथ, उनमें 26% चांस है कि उनको आगे मिर्गी का रोग डेवलप होगा जब वो 5 साल की उम्र से बड़े हो जाएंगे। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिन बच्चों को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं, जिनको 5 साल के बाद मिर्गी रोग डेवलप होने का भी 20 से 25% या 6 से 30% चांस है, तो हमें अब इनको रेगुलर दवाई भी देनी पड़ेगी 3-4 साल के लिए। इनको इनको इनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं, या कोई एपिलेप्सी सिंड्रोम तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें MRI ब्रेन और EEG भी करवानी पड़ेगी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीजर में ट्रीटमेंट और साथ साथ में जो प्रोग्नोसिस है वो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीजर्स। इसके बाद एक और तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें क्या होता है कि पहले 5 साल जो है उम्र जन्म के बाद बच्चा जो है सिंपल फिब्राइल सीजर्स करता है, बिल्कुल बुखार के साथ छोटे छोटे दौरे हुए, जनरलाइज्ड हुए, और बुखार के दौरान सिर्फ एक ही बार हुआ और ख़त्म हो गया। बट 5 साल के बाद कभी 6 साल की उम्र में, कभी 7 साल की उम्र में फिर से बुखार के साथ वैसा ही दौरा आ जाता है, और कभी कभी उनको बुखार के साथ और बुखार के बिना भी दौरे आने लगते हैं। तो इसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी विद फिब्राइल सीजर्स प्लस। तो इसमें पाया गया कि एक सोडियम चैनल की प्रॉब्लम की वजह से, जहाँ सोडियम चैनल बुखार के साथ बहुत एक्साइट हो जाता है, अपने आप ही खुलने बंद होने लग जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें भी हमें 3 या 4 बरस तक बच्चों को रेगुलर दवाई देनी पड़ती है, और फिर जब वो 3-4 साल के लिए बिल्कुल सीज़र फ्री हो जाएं तो हम इनकी दवाई जो है धीरे धीरे करके हटा सकते हैं। और कई बच्चों में सीजर्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और 3-4 दवाइयाँ देने के बावजूद भी कई बार नहीं रुकते, तो उन केसेस में हमें कीटोजेनिक डाइट या इनके जो खाने पीने का जो शैली है वही बदलनी पड़ती है। तो अब मैं आता हूँ कुछ मिसकंसेप्शंस या कुछ भ्रांतियाँ जो इनके ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस के बारे में समाज में फैली हुई हैं या पेरेंट्स के दिमाग में भर दी गई हैं। तो इनमें सबसे कॉमन जो मिसकंसेप्शन जो पेरेंट्स के दिमाग में बैठी हुई है वो ये कि अगर हम जल्दी से जल्दी बुखार को उतार दें तो सीज़र रुक जाएगा। तो होता ये है कि माँ बाप क्या करने लगते हैं कि जैसे ही बुखार हुआ 99, 98 वो ठंडी पट्टियाँ करने लग जाएंगे, पैरासीटामोल की दवाई देंगे, बच्चे को शावर के नीचे लिटा देंगे, उसको पूरी तरह नहलाने लग जाएंगे कि किसी भी तरीके से सीज़र रुक जाए। बट ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारे आर्टिकल्स में ये पाया गया, बहुत सारे रिसर्च में भी ये पाया गया कि बुखार को उतारने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सीज़र जिसने आना है वो आके ही रहेगा। बस बुखार उतारने से इतना ज़रूर होता है कि जो बुखार की वजह से या हाई फीवर की वजह से बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है या बच्चे को तंगी हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए रादर देन कि हम बच्चे को बुखार उतारने के पीछे भागें, हम एटलीस्ट जो क्लोबाज़ेम का इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस जैसे मैंने बताया था उसको प्रॉपरली कर लें, डोज को अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से ढाल लें, और जब भी बच्चे को बुखार स्टार्ट हो तभी क्लोबाज़ेम का प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर दें। इमीडिएटली बुखार उतारने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। अब कई बार क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीजर्स की हिस्ट्री बच्चा जनरल फिजिशियन या फिर जनरल पीडियाट्रिशियन को देते हैं तो होता ये है कि वो पहले ही, क्योंकि कार्बामेज़ेपिन जो है वो फोकल सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है और जो फेनिटोइन है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल ड्रग है, तो क्या होता है कि बाय रिफ्लेक्स ही कार्बामेज़ेपिन या फेनिटोइन जो है बच्चे को लिख दी जाती है। बट ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं वो फिब्राइल सीजर्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और जो भी जनरल पीडियाट्रिशियंस या जनरल फिजिशियंस ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी अगर फीवर के साथ भी फोकल सीजर हुआ है तो प्रेफर करें कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन और लैमोट्राइजिन बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब ना करें।
इनसे क्या होता है, क्योंकि ये मोस्टली सोडियम चैनल की ही प्रॉब्लम्स हैं, तो सीजर्स और बढ़ने लग जाते हैं। तो ये तीनों ड्रग्स को जितना अवॉइड किया जाए उतना ही बेटर। तो आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके फेब्राइल सीजर्स या बुखार के साथ रिलेटेड जो दौरे होते हैं उनके जो डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दिए होंगे। और अगर कुछ डाउट्स रह भी गए हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज लिख के बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ पे आके आपके क्वेरीज़ को आंसर ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों को इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखें, सेफ रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करते रहें। जय हिंद।